बहुत नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं अपना शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। कॉफी पर कुरुक्षेत्र वो शो जहां हम बात करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, आपसे कुछ छुपाते नहीं और यहां वो जानते हैं जो आपको कहीं और सुनने को जानने को नहीं मिलता है। इसलिए ये शो इतना खास है और इसीलिए इसको इतना आपका इतना प्यार भी मिल रहा है। तो व्यूअर्स, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आप रोज टीवी पर देखते हैं, न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए गाली गलौज तक नौबत चली जाती है कभी कभी। पार्टियों के प्रवक्ता, जी हाँ, अभी जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, आप भी सोचते होंगे कि ये क्या अंदर से ही वाकई ऐसे होते हैं? इतना गुस्सा इन लोगों को कैसे आ जाता है? कहां से ये लोग अपनी रिसर्च करते हैं? कभी कभी कोई गलत फैक्ट्स भी बोल देता है, इसने जानबूझकर बोला क्या? कोई एक दूसरे पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है, ये जानबूझकर झूठ बोलते हैं क्या? इन लोगों की ब्रीफिंग कौन करता है? और पार्टी के अंदर इन लोगों की अपना जो सिस्टम है वो क्या है? मतलब इनसे कोई बड़े आदमी मिलते हैं, पार्टी के हेड्स भी मिलते हैं क्या? अगर बीजेपी में है तो क्या कभी इनकी मोदी जी से, नड्डा जी से, अमित शाह जी से इंटरेक्शन होती है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या ये अपने प्रवक्ताओं से मिलते हैं? क्योंकि फेस तो यही है पार्टी का, जो ये बोलते हैं वही इंप्रेशन बनाता है आपके मन में भी उस पार्टी को लेकर के, कोई भी मुद्दा हो। अच्छा, प्रवक्ता लोग होते बड़े तेज हैं, शार्प होते हैं, बात जब करते हैं तो लगता है कि बड़ी तैयारी करके आए हैं, लेकिन इनकी असलियत क्या होती है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। वैसे तो हम लोग ही इतनी सालों से जो है रोजाना इन लोगों से मिलना होता है, लेकिन आज सोचा कि इनकी दुनिया आपके सामने भी रखी जाए, परोसी जाए। अच्छा, इसमें एक खास गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे आज, राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी के बड़ा प्रोमिनेंट फेस हैं, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और थी, माफ कीजिएगा, और रोजाना ही आप उनको डिबेट्स में देखते थे बीजेपी के प्रवक्ताओं के खिलाफ, और बड़ी एग्रेसिवली अपनी बात कहती हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में पार्टी छोड़ दी और बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि मैं राम मंदिर दर्शन क्या करने चली गई, मैं पार्टी के लोगों की आंखों से उतर गई, उसके बाद से मुझे मिसट्रीट किया जाने लगा, मेरे साथ बुरा बर्ताव होने लगा। फिर ये भी कह रही हैं कि मैं 3 साल से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मिलने का समय मांग रही हूं, मुझे मिलने का वक्त वो लोग नहीं देते। तो अगर पार्टी के टॉप बॉसेस ही नहीं मिल रहे हैं अपने प्रवक्ताओं से, वो जो उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं को डिफेंड करने के लिए जिनको भेजा जाता है टीवी पर, बड़ा खराब सिस्टम है फिर तो, बड़े खराब हालात हैं। दीपक चौरसिया जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका सर, रोज की तरह। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हैं। राधिका जी बस 2 मिनट में आपको प्रोग्राम में नजर आएंगी। पहले जरा सर, प्रवक्ता लोग हमको इतने मिले, हम लोग रोजाना डिबेट करते हैं, आज सोचा व्यूअर्स को ही बताया जाए। ये भी सोचते होंगे ना कि आखिर ये लोग इतना तैश में क्यों रहते हैं, इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? ये टीवी ने बना दिया है दरअसल। अच्छा। टीवी को क्या अच्छा लगता है, हर तरह के ट्रेंड चले। पहले स्पोक्स पर्सन पार्टियां नहीं देती थी, सब लोग अपने अपने जो है शिकारी की तरह मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर लगे रहते थे कि ये अच्छा हम ढूंढते थे, इसको बुलाओ उसको बुलाओ। अब सिस्टम ऑर्गेनाइज हो गया है, अब पार्टी द्वारा कंट्रोल्ड है और पार्टी ही भेजती है कि किस चैनल में कौन कैसे एग्जैक्टली ये बात व्यूअर्स को नहीं पता होगी। आप सोचते होंगे ना कि अरे इस चैनल पर ये क्यों आ गया प्रवक्ता, या ये क्यों नहीं है। आजकल ये पार्टियों ने तय कर लिया कि हम भेजेंगे आपके यहां पर, आप हमको बताइए कि आपको कितने बजे कोई प्रवक्ता चाहिए, हम डिसाइड करके देंगे। तो प्रवक्ताओं में भी इस बात के लिए राजनीति होती है कि बड़े चैनल पे कौन जाएगा, छोटे चैनल पे कौन जाएगा, बड़ी राजनीति होती है। इसलिए ये दुनिया जो है, ये दुनिया प्रवक्ताओं की जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। लेकिन बड़े कमिटेड नहीं लगते आपको ये लोग? जैसे बोल रहे हैं तो मतलब बिल्कुल मानते हैं अंदर से, हाँ, उस चीज को डिफेंड करने के लिए, उस मुद्दे पर बोलने के लिए। जी हाँ। या आपको लगता है कभी कभी बस वो उनका काम है, बस काम की तरह करते हैं? कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि आप कोई ऐसा सवाल पूछ दो जिसका जवाब उनके पास न बचा हो, तो वो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। मैंने ये भी देखा जिसकी तैयारी उनके पास ना हो। सपोज कांग्रेस के एक नेता मेरे साथ बैठे हुए थे और वो रामचरितमानस के दोहे और श्लोक सुनाने लग गए। तब ये इंडिया गठबंधन और उसका मसला चल रहा था। कई सुनाए उन्होंने, कई सुनाए। तो जब मुझसे नहीं रहा गया, वो अंबाला से कांग्रेस के नेता थे कोई जो जुड़े हुए थे, मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी, भाई साहब आपने सब राहुल जी को सुनाए हैं? तो उनका जवाब था नहीं सुना है। दीदी को एक बार बोला था, दीदी को बोला था। तो मैं बता रहा हूं, ये किया भी जाता है, ये करवाया भी जाता है, और जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए प्रवक्ता, अरे एक बात तो आजकल बड़े खराब हालत सिचुएशन हो गई है। मतलब ये प्रवक्ता जब आते हैं अपने प्रोग्राम्स में आते हैं और कहीं आमना सामना पर्सनली दोनों बैठे हो, तो कई बार दिखता है कि यार हाँ, एक दूसरे को लेकर के कुछ ऑकवर्ड है, लेकिन पहले नहीं होता था ऐसा। पहले प्रोग्राम में बात की, चलिए हॉट टॉक भी हो गई, उसके बाद हाथ मिला लिया, ठीक हो गया, हाँ हेलो कैसे हो। लेकिन सौरभ, इसमें हाल फिलहाल में बड़ा कटुता सी आ गई है कुछ केसेस को लेके। अन्यथा रियलिटी ज्यादातर केस की ये रहती है कि पार्टी के प्रवक्ताओं में आपस में, एक पार्टी के लोगों के बीच आपस में जो मित्रता या शत्रुता होती है, उसमें मित्रता का भाव कम होता है, शत्रुता का बहुत ज्यादा। एक पार्टी के प्रवक्ताओं के अंदर की बात एक पार्टी के प्रवक्ताओं के अंदर मैं बात कर रहा था, जैसे बीजेपी कांग्रेस, वही कह रहा हूं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जो आप देख रहे हैं, हाँ। कुछ केसेस में बहुत ज्यादा कटुता होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे देख लें कि कुछ वैसे प्रवक्ता हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, सामने वाले के लिए पर्सनल कमेंट कर देते हैं, उनमें तो कटुता होगी, लेकिन ज्यादातर में वो आपस में बहुत अच्छा रहते हैं,
अपनी पार्टी के भीतर उनके भीतर प्रतिद्वंदिता को लेकर ज्यादा समस्या रहती है। एक पार्टी में स्पोक्स पर्सन आपस में कंपटीशन में रहते हैं बहुत ज्यादा। और अगर एक प्रवक्ता पिट रहा हो किसी अच्छे जगह पे, तो उस पार्टी का दूसरा प्रवक्ता बड़ा खुश हो रहा होता है कि आज तो इसकी बैंड आज बजी, मजा आया, अब इसका पत्ता कटेगा, अब आगे हमें मौका मिलने वाला है। हाँ। तो ये ज्यादा चलता है। और दूसरी पार्टी के साथ प्रवक्ताओं के बीच बहुत अच्छा रिश्ता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि डिबेट के बाद वो बाकायदा फोन करके बोलते हैं कि अरे आपने वो ऐसा कैसे कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, आगे इसका ध्यान रखिएगा। कुछ प्रवक्ता तो मतलब आजकल इतने कर्कश से हो गए हैं कि कई बार व्यूअर्स का फीडबैक आता है, नाम ले दूं? ये आप नाम मत छोड़िए, नाम ले देता हूं। देखिए मैं तो सेमी रिटायरमेंट मोड में आ चुका हूं। मैं तो रिटायर्ड नहीं हूं ना, मुझे तो फेस करना पड़ेगा। आपस नहीं में नहीं, लेकिन बात लोग करें। पूछते हैं क्या ये लोग घर में भी ऐसी बात करते होंगे, क्या ये ऐसी बात करते हैं हमेशा? स्त्रीलिंग में भी बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैंने होंगे इसीलिए नहीं, कहा होंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों कि ऐसी बात करते हैं क्या हमेशा? नहीं, बन जाता है, एक मेंटालिटी बन जाती है। आप एक चीज सोचते रहते उसी में अपने दिमाग को घुमाते रहते, चलाते रहते हैं, तो आप personality देखकर ऐसी। तो उसको मानने लगते हैं। नहीं, अब जैसे राधिका आप जी एक का हद केस तक है, उसको राधिका जी मानने लगते बस आने वाली हैं किसी भी मोमेंट, मैं वो आए तो उनके सामने ही पूछ लूंगा। बड़ा दुख होता है, जैसे राधिका खेड़ा को पार्टी छोड़नी पड़ी, या रोहन गुप्ता ने पार्टी छोड़ी कांग्रेस से, या अभी गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ी। अच्छा, ये लोग, मैं कह रहा हूं, ये लोग अपनी पार्टी के फेसेस होने के साथ साथ यही तो है आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसी भी पार्टी की। राहुल गांधी थोड़ी आ रहे हैं जवाब देने के लिए, या मोदी जी थोड़ी जवाब दे रहे हैं किसी सवाल का। कोई सवाल इनकी पार्टी से होता है तो ये लोग जवाब देते हैं। लोगों को लगता है कि यही जिम्मेदार है। इन केसेस में सौरभ अगर देखें, और ऐसे लोग जब पार्टी छोड़ते हैं अपने, मैं कहता हूं, तो बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा नुकसान रहता है। और सामने वाली पार्टी उसका भले बहुत ज्यादा इस्तेमाल प्रवक्ता के तौर पे ना भी करे, तो शुरू में तो नैरेटिव के तौर पे तगड़ा चोट देती है। जैसे इन केसेस की बात जिनका नाम आप ले रहे हैं, इसको अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल में 2 कैंप है अभी। अच्छा। पहले वहां पे रणदीप सुरजेवाला सब कुछ संभालते थे, तो उनके जो लोग थे, अब जयराम रमेश के कमांड में सारी चीजें हैं, तो जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो अपने आप को अलग थलग पाते हैं। और उनकी जयराम रमेश पहले मीडिया हेड थे, वो रणजीत सुरजेवाला पहले मीडिया हेड थे, और उनसे जुड़े हुए सारे प्रवक्ता, उनसे जुड़े हुए लोग उनसे इंस्ट्रक्शन लेते थे, उनके कमांड पे चलते थे। वो साइडलाइन हो गए, वो एकदम से साइडलाइन है। और जो भी नाम आप देख रहे हैं, ये सब उस कैंप के लोग हैं जिन्हें अब झटका लगता है जयराम रमेश के कैंप के साथ वो ठीक तरीके से एक बात एक एग्जांपल मैं देता हूं, मैं क्योंकि देखिए पर्सनल बातें इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता, वरना इस प्रोग्राम में हमको छुपाते नहीं उससे। मेरी एक बार एक कांग्रेस की प्रवक्ता से बहुत हॉट टॉक हो गई, बहुत ज्यादा, मतलब काफी था, और 5-10 मिनट तक, 15 मिनट तक चलता रहा। क्या उसके बाद आप सोचेंगे मुझे पहला फोन किसका आया उसके बाद? कांग्रेस पार्टी के दूसरे प्रवक्ता का। हाँ, बोले होंगे कि बहुत बदतमीज है वो। क्या आपने बड़ा अच्छा किया, आपने जो उनको बोला ठीक बोला, बिल्कुल उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता मुझे फोन करके बोल रहा है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर कुछ राइवलरी भी बहुत ज्यादा चलती है। अच्छा, एक कॉमन चीज रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ और राधिका खेड़ा के छोड़ने में है, वो है राम मंदिर। कि हमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब कांग्रेस ने न जाने का फैसला किया और उसको डिफेंड करना पड़ा, तो हम लोगों से नहीं, वो काम हमसे नहीं किया गया। राधिका खेड़ा तो इनफैक्ट ये कह रही है मैं राम मंदिर गई थी, और राम मंदिर से लौटने के बाद से कह रही है मेरे साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। इज इट बिलीवेबल टू यू? देखिए, जब आदमी एक पॉलिटिक्स में एक नई दिशा लेता है तो उसको कारण चाहिए होते हैं। एक जमाने में तो प्रेस रिलीज लिखी जाती थी कि सांप्रदायिकता के नाम खिलाफ पे सरकार बनेगी या इसके विरोध में बनेगी, है ना? तो ये भी वही है, ये लिखना है। अब वो कितनी कमिटेड है राम मंदिर के लिए, रोहन कितने हैं या गौरव वल्लभ कितने हैं, ये उनकी व्यक्तिगत बट मैं सवाल मेरा ये है, क्या ये एक क्या अच्छा कांग्रेस इतनी एंटी फिलहाल राम मंदिर को लेकर के हो गई है कि अगर उनकी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि मैं इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता, तो वो उसके साथ दुर्व्यवहार करे? बिल्कुल ऐसा कांग्रेस के अंदर हो रहा है। और कांग्रेस के अंदर मैं बता चुका हूं आपको, 2 धाराएं हैं। जो एक चाहती थी राम मंदिर, बड़ा तबका, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे नहीं जाए, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं इसी शो के अंदर कि कांग्रेस अब बहुत हद तक प्रो लेफ्ट हो गई है। भाई आज तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लेकिन बम ही फोड़ दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभी कांग्रेस से वो भी निकल गए हैं, लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा कि जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया कि ये जमीन हिंदुओं को दी जाए, उस दिन राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई, और उस बैठक में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हमने, जैसे शाम बानो का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और पार्लियामेंट से उसको ओवर रूल कर दिया गया था, ऐसे हम राम मंदिर का फैसला पलट सकते हैं क्या? ये डिस्कस करने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई। अच्छा, मेरे लिए ये बात यकीन करने लायक नहीं है। कुछ भी हो भाई, राहुल गांधी देश की राजनीति से इतने अनभिज्ञ हो सकते हैं क्या, या मुस्लिम वोट के लिए और माइनॉरिटी वोट के लिए इतने भूखे हो सकते हैं कि वो राम मंदिर का वो फैसला जिसने 500 साल का झगड़ा खत्म कर दिया और देश के 100 करोड़ हिंदुओं को, हिंदू कितने खुश थे उस दिन, और वो चाहे वो बात कर रहे हैं कि हम आएंगे पावर में तो इसको पलट देंगे?
ये मुश्किल है सर कि पॉलिटिकली अगर इतने नौजात होंगे तो वाकई मतलब बहुत विचित्र स्थिति है फिर तो। और क्योंकि क्लोज डोर बैठक की बात है और जो उस बैठक में मौजूद थे अगर वो ये कह रहे हैं तो सीधे सीधे उस बात हमने ये नहीं मालूम कि वो बैठक में थे कि नहीं, जो दावत वो यही कह रहे हैं ना कि मैं था वहाँ पे। और ये भी कह रहे हैं कि एक सुपर पावर कमेटी बनाई जाएगी जो कमेटी इस फैसले को बदलेगी। देखो अब सवाल ये है कि राहुल ये तो पार्लियामेंट ही बदल सकती है। बस जी पार्लियामेंट ही बदल सकती है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ पार्लियामेंट बदल सकती है। लेकिन मैं आपको मानूं कि हाँ कांग्रेस में ऐसे नेता हैं मैं जानता हूं सेक्युलर देखने के लिए जो ये ये कर देंगे। सोचते हैं कि ऐसा करने के लिए हम ये कर सकते हैं, सिर्फ बात करने के लिए। बाद में करेंगे नहीं करेंगे बिल्कुल दूसरी बात हो सकती है। हिम्मत है तो पब्लिकली बोल के दिखा दें एक बार। हाँ, आर्टिकल 370 के बारे में भी सौरभ यही है, उसके बारे में भी कांग्रेस के कई सारे नेता ये कहते हैं कि हम वापस आएंगे तो नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्टी लिख करके दे दे कहीं पर, हिम्मत है तो कर सकती है क्या? नहीं देखिए कर सकती है या नहीं अपना कर डेथ सकती। वारंट साइन हो जाएगा, करने वाली बात होगी सर। मैं मानता हूं आपकी बात, मैं मानता हूं, लेकिन क्या कांग्रेस में ऐसी चीजें डिस्कस हो सकती है? तो मैं इसकी संभावना नकारता नहीं हूं, क्योंकि वहां बहुत कुछ चीजें डिस्कस होती है जो मैं जानता हूं, लेकिन उसको कह नहीं सकूंगा क्योंकि अभी सेमी रिटायरमेंट मोड मेरा है। थोड़ा सेमी, अच्छा समझ रहा हूं। आप ना सेमी रिटायर्ड हो ना रिटायर्ड हो, आप पूरी तरीके से प्रोफेशन में ही है। किस हद तक आप कह रहे हो कि कांग्रेस में पार्टी बातें डिस्कस होती हैं? जैसे 370, जैसे सिंपल सी बात, विरासत टैक्स कहीं से तो निकला होगा ना, संपत्तियों का एक्सरे कहीं से तो निकला होगा ना। लेकिन वो अभी भी राहुल गांधी का मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं एक्सरे होगा सैटरडे का वो है, किसी ने तो डिस्कस किया होगा। आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा राहुल गांधी का? उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि विदेशों में जैसे हमारे यहाँ आईआईटी का एग्जाम होता है तो अमेरिका में एसएटी एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में उन्होंने कहा कि पहले उन लोगों ने देखा कि केवल गोरे लोग पास होते थे, जो वहाँ के कलर्ड लोग होते हैं ब्लैक पीपल वो पास ही नहीं होते थे उसमें। तो वहाँ अमेरिकन ने ये किया कि अच्छा चेक करो ये पेपर कौन सेट करता है, तो पता लगा गोरे लोग ही पेपर बनाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा अब ये पेपर बनाने का काम जो है ब्लैक पीपल को दे दो, काले लोगों को दे दो, और उसके बाद से काले लोग जो है वो भी चुन के आने लगे। वो ये कहना चाहता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे ही आप यहाँ देखते हैं यूपीएससी में आईआईटी में दलित कितने पास होते हैं, क्यों? क्योंकि पेपर जो है वो दूसरी कास्ट वाले बनाते हैं। कैन यू इमेजिन? बिल्कुल आईआईटी जैसी चीज जगह के लिए वो ये कह रहे हैं। प्रमाण की जरूरत नहीं, आप खुद ये कह रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर कुछ भी डिस्कस हो सकता है। No, व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज हेड? एक चीज और है सौरभ कि अगर राहुल गांधी इनफैक्ट अभी वो किस मोड में चल रहे हैं ये पता चले। और ये सोचिए कि पब्लिकली अगर इतना बोल रहे हैं तो इससे पहले जो होमवर्क चलता होगा उसमें वो क्या क्या बोलते होंगे। सोच लो आप कह रहे हैं विरासत टैक्स कहां से कहीं से तो शुरू हुआ होगा ना भाई। थॉट बिल्कुल सामने आगे इतनी बात आप कह रहे हो। आईआईटी का पेपर ऊपरी जात का कोई आदमी बनाता है, इसलिए दलित लोग नहीं पहुंच पाते उसको क्लियर कर पाते। सुपर 30 के बारे में उनको आइडिया नहीं होगा, कि आनंद के बारे में आइडिया ही नहीं होगा कि न जाने कितने आईआईटीएन वहां पे उस वर्ग से, उस वंचित वर्ग से निकल के। हम सब उस फेज से निकले हैं जहां पर सब लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हर तबके का बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा तैयारी करता है। कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं। अभी वो जो आईपीएस ऑफिसर जो थे, वो जो जिनके ऊपर फिल्म बनी है अभी, 12th फेल या समथिंग लाइक दैट, 12वीं फेल, कैसे बैकग्राउंड के लोग निकलते हैं। वो इस वक्त मुझे लग रहा है कास्ट, उनके जात उनके दिमाग में घुस गई है। उनको वो समझ गए या किसी ने उनको समझा दिया कि जाति इस देश की रियलिटी है और इसके ऊपर या इसके अलावा कुछ है ही नहीं देश में। धर्म राष्ट्र का काट जात है, धर्म और राष्ट्रवाद का काट जात है, नेशनलिज्म का कास्ट भी जात है, जो राष्ट्रवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है उसका भी काट जात है। यही उनको समझाया गया कि धर्म और राष्ट्रवाद इसका काट जातियां हैं। अगर जातियों में आप इसको बांट देंगे तो कुछ कुछ पॉकेट से आपको वोट आने लगेंगे। लेकिन क्या उन जातियों के बारे में राहुल गांधी वेल इन्फॉर्म्ड है? तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनके 2 बड़े सिपा सलाहकार 10 ऐसी जातियों का नाम नहीं बता पाएंगे जो ओबीसी वर्ग की हो। नहीं, उन्होंने उनको अगर इतनी जानकारी मान लीजिए आ भी गई है तो ये उनको ये जानकारी नहीं होगी कि ये ट्रैक कितना खतरनाक है देश के लिए। आप भी कास्ट कॉन्शियसनेस हमारे देश के अंदर हर आदमी अपनी जाति को लेकर अवेयर होता है, लेकिन वो अपनी जाति को लेकर उठ खड़ा और लट लेकर के वो तो यही करवा रहे हैं ना। बिल्कुल, और इतना दूर तक तो सौरभ वो सोचते भी नहीं है ना कि आग अगर आप लगा रहे हो, इस तरह की आग भड़का रहे हो। जैसे ओबीसी में ही देख लें कि ओबीसी में अगर वो कह रहे हैं तो ओबीसी में भी कई जातियां तो ऐसी हैं, जैसे यादव कम्युनिटी जितनी संपन्न है बाकी पिछड़ी जातियां वैसी नहीं है, तो वहां भी आप आग लगवा रहे हो। तो वो तो एकदम एक्सट्रीम पे ही जा रहे हैं। और प्रवक्ताओं को जो की बात आपने कही कि उन प्रवक्ताओं के लिए कितना मुश्किल होता होगा इस बात को खुद डाइजेस्ट करना, क्योंकि अगर डाइजेस्ट नहीं करोगे तो टीवी पे जाकर बोलोगे क्या, लेकिन बोलते हैं सुपरफिशियल लगेंगे वरना। और वही एक समस्या आती है जिसके चलते प्रवक्ता सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अदरवाइज बीजेपी में उनको क्या मिल रहा है सौरभ?
प्रवक्ता वहां भी थे, प्रवक्ता यहाँ भी है। अगर टिकट के हिसाब से दे दे, सांसद बनाए तो फिर भी समझ में आता है। अगर वहां भी प्रवक्ता थे, यहाँ भी प्रवक्ता ही हो रहे हैं, मतलब वजह कुछ और है। और वो वजह यही है कि आपके नैरेटिव से आपके प्रवक्ता ही कन्विंस नहीं हो पाते कि जनता के बीच हम कैसे जाएं इस मुद्दे को लेकर। और वहां पे जब उनकी नाउम्मीदी होती है और 2-2, 3-3 साल आप नहीं मिलते हैं, तो फिर वो प्रवक्ता वहां से छोड़ के भागते हैं। गेस्ट हमारे बीच में राधिका खेरा जी, राधिका जी आ गई। भाई बताइए, आज राधिका जी के बहाने हमने देश की इतनी पॉलिटिक्स डिस्कस कर ली। हेलो राधिका जी, प्लीज आइए बैठिए। मुझे लग रहा है राधिका जी आज ट्रैफिक में फंस गई। जी बहुत जाम था। लेपल लगा दिया जी हाँ नहीं, हाउ आर यू राधिका जी? नॉट सो ओके बट वो तो आपकी शक्ल से दिख रहा है मुझे। आप हमेशा हंसती खिलखिलाती आई ऑलवेज सीन हर, मतलब वही चार्ज्ड अप, हमेशा एनर्जेटिक। एनर्जी ड्रेन हो चुकी है अब। टेल अस अबाउट इट। अब तो घबराहट होने लग गई है मुझे, बार बार वो चीज़ जब जब मैं रिपीट करती हूँ तो आई रीलिव वो पूरा ऑलराइट ऑलराइट, आई स्टार्ट। Can I मैं get some water? पानी प्लीज, पानी पिलवा दीजिए, पानी पिलवा दीजिए। मैं जितना, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बहुत सुना मैंने, तो मैं बता देता हूँ कि पहले तो राधिका जी मेरे ख्याल से 20 साल से करीब 22 साल से कांग्रेस पार्टी में थी। मैंने ही उनके साथ दर्जनों डिबेट्स किए हैं। अपनी पार्टी की एक बहुत कर्मठ, बहुत फीस्टी स्पोक्स पर्सन रही हैं। हर मुद्दे पर अपनी पार्टी को डिफेंड किया है, या दूसरी पार्टी को, बीजेपी को किसी मुद्दे पर घेरा है। मतलब अपना फर्ज जो उनका होता है एक स्पोक्समैन का, पूरी तरीके से निभाया। ये तो बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि हम सब ने एक्सपीरियंस किया है ये। उनका जो उनके साथ हुआ, जो वो बता रही हैं, उसकी थोड़ी सांस ले लें, इसलिए तब तक मैं बोल रहा हूँ। रायपुर में यू वर देयर एंड आपके साथ मिसबिहेव हुआ 2 बार पार्टी ऑफिस के अंदर। एक बार पार्टी ऑफिस के अंदर और एक बार राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के दौरान। दोनों बार रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। एक बार रायपुर में, एक बार कोरबा और सरगुजा में। और आपने ये भी कहा कि आपको लॉक कर दिया गया, दरवाजा अंदर बंद कर से। दिया गया जी। पार्टी ऑफिस के अंदर। पार्टी ऑफिस के अंदर। और आज ये 30 तारीख की घटना है, आज 6 तारीख हो गई, आज तक उस आदमी को शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया और आज भी वो आदमी मंच पर बैठ के प्रेस वार्ता कर रहा है मेरे खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के मंच से आपके खिलाफ बोल रहा है? जी, कांग्रेस पार्टी उसको मंच देती है रोज बैठने का। उस दिन के बाद से भी वो रोज प्रेस वार्ता करता है। आज मेरे खिलाफ करी। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रोज उसको साथ बुलाते के बिठाते हैं। गुरदीप सप्पल जी ने यहाँ से जाके वहाँ प्रेस वार्ता करी, उसको साथ बिठाया। पवन खेड़ा जी ने करी, आलोक शर्मा जी ने करी। और लगातार मैं ये बोलती रही कि जब तक कोई न्याय नहीं होता, जैसे मैं नैतिकता के आधार पर नहीं जा रही कांग्रेस ऑफिस, तो उसको भी वो मंच नहीं बना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसी कोई घटना हो गई तो सबसे पहले तो दोनों पार्टी को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। वो आज तक नहीं हुआ। और आई एम श्योर अगर वो एंकर है तो दोनों को ऑफ एयर कर दिया जाएगा जब तक कोई जांच नहीं होती, चाहे जिसकी भी गलती निकले। मैं तो अभी भी उनको वो दे रही हूँ कि आपके पास पूरा है, आप जांच करवाइए और पता चल नहीं, जाएगा। आप तो कंप्लेनेंट हैं, मतलब आप कह रही हैं विक्टिम है एक तरीके से, आपके साथ गलत हुआ है। और मैं फिर भी खुद नहीं जा रही नैतिक आधार पे। मैं मीडिया से बात नहीं करी। मैंने 6 दिन बिल्कुल चुप्पी बनाई रखी। जब मैंने अपना इस्तीफा दे दिया तब मैं बोली हूँ। जब तक मैंने अपना इस्तीफा नहीं दिया था मैं नहीं बोली थी। आई नो, अभी आपने बोला, कल और आज भी बोला मेरे ख्याल से आपने। तो मतलब थोड़ी अनबिलीवेबल सी चीज है ना कि पार्टी की प्रवक्ता के साथ, अच्छा और महिला है तो हिंदुस्तान में हर जगह रिगार्ड है, वो एक अलग रिगार्ड है महिला होने का। पार्टी के ऑफिस में मिसबिहेव, वो मंदिर है हम लोगों के लिए। और हमारी फैमिली जब हमें जाने देती है घर से बाहर, 1-1 महीना हम दूर रहते हैं, तो हम वहाँ पे जाके सबसे सेफ महसूस करते हैं कि वहाँ पे हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और वहाँ पे पहले गाली गलौज करना, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनी है। मतलब मैं एड्रेस टू यू डायरेक्टली? जी, डायरेक्टली में। मतलब आप देखिए कि मैं छात्र राजनीति से आई हूँ, तो लगातार ऐसी ऐसी चीज़ें हमें छात्र राजनीति के दौरान यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है। और उस समय पे जब यंग होते हैं तो बहुत तरीके की लैंग्वेज यूज़ होती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसी गालियाँ नहीं सुनी है। स्टार्टिंग क्या हुआ था, क्या मतलब हाउ डिड, क्यों हुआ ये? देखिए, मुझे ये भी समझ नहीं आया। जब न्याय यात्रा हो रही थी तो उस समय की बात है, तो इन लोगों ने मुझे शराब ऑफर करी कॉल कर करके। जी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शराब? जी, हम कोरबा में रुके हुए थे होटल में, सेम होटल में सारे कार्यकर्ता थे। और तब मुझे इन्होंने फ़ोन करना शुरू किया और कहा कि मैडम आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, आपके कमरे में पहुंच जाएगा बिल्कुल प्रिवेसी में, और साथ में क्या चाहिए। तो मैंने तब भी मना किया, आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं शराब नहीं पीती। फिर चेयरमैन का फ़ोन आया, पहले उनके प्रवक्ता का फ़ोन आया, फिर वो धनंजय ठाकुर, फिर सुशील आनंद शुक्ला का, कि आप बताइए बिल्कुल आपकी प्रिवेसी रखी जाएगी, आपको जौन सा ब्रांड चाहिए आपके पास ये लोग कौन है जिनके आपने नाम लिया? वहाँ के मीडिया का चेयरमैन है
सुशीलानंद शुक्ला और एक स्पोक्स पर्सन है धनंजय ठाकुर। मतलब राहुल गांधी के क्लोज सर्कल में काम करते हैं? नहीं, ये स्टेट के चेयरमैन है। यात्रा के दरमियान ये यात्रा मतलब यात्रा ओवरसी कर रहे थे लोग? नहीं, ये स्टेट के, छत्तीसगढ़ स्टेट के थे, तो जो जिस स्टेट में यात्रा जाएगी देखेंगे वो काम लोग, वाम। हाँ, तो काम तो वो देख नहीं रहे थे। राहुल गांधी जी की यात्रा में माइक तक तो वो लगा के दे नहीं पा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा में बड़े बड़े लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी, भूपेश बघेल जी, वो उसकी जिम्मेदारी है बतौर मीडिया चेयरमैन कि वो इंश्योर करे वहाँ माइक हो। वो माइक तक नहीं लगा पाता था क्योंकि उसका सारा इंटरेस्ट इस बात पे था कि मुझे किस टाइम उसको शराब की बोतल ऑफर करनी है। ये कौन जो जिसने आपको फोन किया था? जी, और फिर सुशीलानंद शुक्ला सुशीलानंद शुक्ला। जी, फिर आके ठक ठक भी करा एक बार तो मेरे कमरे पे इन लोगों ने। और ये लोग उसके बाद जब हम खाना खाने नीचे रेस्टोरेंट पे गए हुए थे होटल के, तो ये लोग शराब पी के वहाँ घूम रहे थे, बात करने की कोशिश करी। मेरे साथ 2 और लड़कियां थी, मैं वहाँ से चली गई। और मैंने तब भी शिकायत अगले दिन प्रदेश अध्यक्ष को करी। जब हम सरगुजा पहुंचे, जो दीपक बैज हैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, उनको शिकायत करी, जयराम जी को करी। मैंने भूपेश बघेल जी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो उनके साथ जो उनको असिस्ट करते हैं उनको मैंने बोला कि आप मुख्यमंत्री, मैं तो उनको मुख्यमंत्री ही कहती थी, कि आप उनसे ये बात शेयर कर दीजिए कि ये लगातार हो रहा है और ये काम भी गलत करा, क्योंकि वो उन्हीं का आदमी था, तो बहुत क्लियरली एक ही ग्रुप था। और भूपेश बघेल जी का? जी, तो मैंने कहा कि आप उनको ये बता दीजिए, ठीक नहीं है। मैंने सचिन पायलट जी की टीम से भी शिकायत लगाई, सचिन पायलट जी को भी कहा, क्योंकि सचिन पायलट जी एक्सेसिबल नहीं है, आपको उनके पीए से बात करनी पड़ती है। सचिन पायलट जी बात नहीं करते, ना वो फोन उठाते, ना वो खुद आते हैं काम वो करने किस के लिए। कैपेसिटी में आए इस सारी वो डिस्कोर्स में? प्रभारी है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। मैंने सबसे ये शिकायत करी। राहुल गांधी से कोशिश की थी आपने? जी, मैंने उनकी टीम से भी शिकायत करी, खासतौर से प्रियंका जी से। जी, प्रियंका जी को तो मैंने, जब मैंने उनके ऑफिस में भी मैसेज छोड़ा, हर चीज़ करी, मैंने आखिर में ट्विटर पे गुहार करी। 200 ऑड पीपल को वो फॉलो करती हैं, जिसमें से मैं एक हूँ, तो वो ये नहीं कह सकती कि उनके ऑफिस से मैसेज नहीं आया, ट्विटर भी नहीं पढ़ा, मीडिया भी नहीं देखा। हर मीडिया चैनल ने वो मेरी ट्वीट चलाई थी, मेरे ट्विटर पे थी, मैंने उनको टैग करके ये गुहार मारी, लेकिन नहीं। Then what happened? फिर जब यहाँ पे पवन जी ने आना था अगले दिन रायपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तब मैं मीडिया बाइट देके साथ वाले कमरे में मीडिया बाइट दे रही थी, और आप जानते हैं मैं कितनी क्रिटिकल रही हूँ मोदी जी की सरकार की और सबकी, और मैं अपने कोई भी वर्ड्स मिन्स नहीं करी हूँ। एंड जब मैं बाइट देके बस 10 सेकंड हुए थे और उनके कमरे में आई, उनके साथ बैठी, अपनी डायरी खोली। किन के कमरे में? और सुशीलानंद शुक्ला के बगल वाला कमरा था। और मैंने उन्हें बोला कि पवन जी आ रहे हैं, तो हम कुछ मीडिया हाउसेस में लाइक नॉर्मल चाय के ऊपर उनको कुछ पत्रकारों से मिलवाने लेकर जाएंगे, बिकॉज चेयरमैन है वो मीडिया के, तो जब भी कोई आता है व्यवहारिक मीटिंग के लिए, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से कि मैं कल पवन जी के सामने मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, और आप तुम होती कौन हो कि किसी मीडिया से बात कर लो, तुमको मेरे थ्रू आना चाहिए, तुम कौन होती हो, मैं कल इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा आप ये लगातार करते हैं, जब भी आप पार्टी लाइन फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बोला जाता है तो आप कहते हैं मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। देखिए, जब खड़गे जी की रैली हो, राहुल गांधी जी की रैली हो, तो ये बतौर आपको कोई मीडिया बाइट इशू नहीं करनी चाहिए। और मैं लगातार उनको बोलती थी कि आप क्यों अपने बयान इशू करते हैं, सारी स्पेस हमारी रैली को जानी चाहिए, ये एक तरीका होता है मीडिया मैनेजमेंट का। पर वो उस बात से भी नाराज होते थे और कहते थे अगर आप मुझे मेरा बयान नहीं देने देंगे एक फोटो छपने के साथ, तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। अपनी फोटो छपवानी है? हाँ, अपनी फोटो छपवानी है। तो हर बात पे पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने ब्लैकमेल कर रखा था पार्टी को। अब तो ऑब्वियसली पार्टी नहीं मानेगी ये बात, क्योंकि मैं पार्टी छोड़ दी हूँ, लेकिन ये लगातार होता था। और कई बार हर रोज़ हर दूसरे दिन वो गाली गलौज करते थे। उसके बाद किसी को मेरे पास भेजते थे, माफ़ी मांगते थे, मेरे पास आके माफ़ी मांगते थे। मेरे होटल में आए, जिस दिन खड़गे जी ने आना था उससे एक दिन पहले 29 तारीख को, वहाँ पे आके मुझसे माफ़ी मांग के गए और मुझे बोले बहन जी सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, अब आप ऐसे ही हम निकाल लें। मैंने कहा आप लाइन पे चलिए, मैं तो आपसे बात तक नहीं करती हूँ। तो ये हर बार ये लगातार था, वो चिल्लाते थे, चीखते थे, फिर माफ़ी मांगते थे। तो मैं पीसीसी जाती ही नहीं थी प्रदेश ऑफिस, अपना काम किया, नीचे मीडिया से बात करी और निकल गई। मैं उनके साथ बैठती तक नहीं थी, क्योंकि किसी तरह चुनाव तक का समय निकालना था। तो फिर उस दिन उन्होंने चीखना चिल्लाए, फिर गाली गलौज पे उतर आए, और इतनी अभद्र गालियाँ, मतलब इतना ऐसा मैं बयान नहीं कर सकती। वो सीन मेरे आंखों के आगे भी आता है ना, मैं वो कमरा नहीं भूल सकती हूँ, जैसे वो आदमी बैठ के गालियाँ दे रहा था। फिर मैं जोर से चिल्लाई। सॉरी, आई एम आस्किंग दिस, बट गाली मतलब गाली। और आपने कभी ऐसी गालियां खुद नहीं सुनी होंगी,
एक आदमी होते वैसी गालियां नहीं सुनी होंगी जैसे वो गालियां उन्होंने दी थी। और उस जेंटलमैन से अगर आप अलग जेंटलमैन? सोचे, नहीं मतलब उनमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर बड़े नेताओं को ये सारी जानकारी है जी, और वो रिएक्ट नहीं कर वो रहे। देख रहे हैं मुग्ध कई दर्शक बने महीनों हुए, से। उस पे हैरानी हो रही है। और आपने ये कहा कि राहुल गांधी की टीम को आपने ये बताया था जी, कि आप यात्रा में। महिला हैं, आपको ड्रिंक ऑफर किया जी, जा रहा है, मैंने आपके सबको बताई कमरे में आ जा थी, मैंने सबको बताई थी, मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी बताई थी रात को सरगुजा पहुंच के। राहुल गांधी की टीम को भी ये पता था कि सबको, आपको दारू कोई ऑफर किया जा ऐसा रहा है। कोई ऐसा जना कहीं नहीं से जिसको- पलट के फोन आया? नहीं, कहीं से पलट के फोन नहीं आया। ये तो यात्रा खत्म हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है, खत्म हो गई बात। पर ये जब हुआ तो उसके बाद ये 30 तारीख की बात है। ये 30 तारीख की बात है, शाम को 5 या 6 की यहाँ पे बात है। चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, फिर क्या किया? मैंने और बाहर क्यों, वही क्यों, मतलब सब मेरे को ये लॉजिक भी समझना है कि क्यों आपके ऊपर क्यों अटैक कर रहा था उस तरह मुझे से? ऐसा लगता है, जितना मैं समझ पाई हूँ चीज़ों को, कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। वो एक तो देखिए, जो मेरे को समझ आया कि भूपेश बघेल जी ये नहीं चाहते थे कि उनके नेतृत्व में ना होते हुए कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे। इसीलिए सुशील आनंद शुक्ला जी लगातार मीडिया मैनेजमेंट खराब करते थे। वो इंश्योर करते थे कि पार्टी ना छपे, मीडिया की प्रॉपर आधे अखबार वाले कवर करने नहीं आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आप चैनल्स को लोकसभा रोकते चुनाव की थे। बात कर रही हैं? जी, ओके। तो और भूपेश बघेल कांग्रेस नहीं चाहते थे कि पार्टी अच्छा करे, उनके नेतृत्व में ना होते हुए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो पूरी सिचुएशन की। क्योंकि जब लगातार मैं जाके चैनल से बात करती थी कि आप लोग क्यों कवरेज नहीं दे रहे, ऐसी हमसे क्या नाराज़गी है, या आप क्यों अखबार में नहीं आने दे रहे, तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता था। वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, पता चलता था, उन रिपोर्टर को नीचे से मैनेज कर लेते थे और छपता नहीं था। राम मंदिर को लेके इतनी क्या समस्या है? देखिए, जब मैं राम मंदिर होके आई, उसके बाद जब सबसे पहले तो जब मूर्ति की स्थापना हुई थी, उसी समय मेरे घर में मैंने बहुत बड़ा सुंदरकांड का पाठ कराया था और मैंने सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर किया था। तो उसके बाद भी मुझे बहुत बैकलैश मिला था और मुझे बोला गया था तुमने ये क्यों किया। मैंने प्रॉपर, जब वो चावल लेकर आए थे वहाँ के अंदर अक्षत की और लेकर के अक्षत आते थे, सारी पूरी जो पूजा हुआ था हमारे यहाँ सब हुआ था, तो उसको लेके मुझे पार्टी से बहुत बैकलैश मिला था कि मुझे शेयर नहीं करना चाहिए। कैसे, किसने मना किया गया हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कि वाई आर यू शेयरिंग दिस, और ये मुझे लगातार बोला जाता था। ऑफिशियली आपकी कांग्रेस पार्टी की मीडिया डिपार्टमेंट ने? जी, मीडिया डिपार्टमेंट, और मुझे लगातार आपने हटाया वो ट्वीट? नहीं, मैंने कुछ नहीं हटाया। मैं क्या कहा उन्होंने कि आप क्यों गई, कि आपने अपने घर में क्यों ये सब किया, और किया तो आपको उसको सोशल मीडिया पे क्यों शेयर करना था? ये पार्टी की लाइन नहीं है। और मैंने तो बहुत अच्छे से सब, मेरा पूरा घर सजा और पूरी दूर दूर से रिश्तेदार आए, फैमिली आई, बहुत बड़ा भव्य हमने वो किया था। तो तब से तकलीफ हुई थी और कहा जा रहा था लगातार कि क्यों, और मेरे से ये हर बार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू हिंदू करती हो। क्योंकि मैं, देखिए, अगर आप नोट करेंगे, कभी भी जो एंटी हिंदू डिबेट्स होती थी जिस पे कांग्रेस ज्वाइन करती थी, मैं कभी ज्वाइन नहीं करती थी, मैं मना कर देती थी, मैं नहीं ज्वाइन करूंगी। और मैं हमेशा ये बात को बोलती थी कि हमें जब राम मंदिर पे या हिंदू धर्म पे कोई डिबेट होती है ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी, आप लोग जानते, कभी नहीं ज्वाइन करती वो डिबेट। नहीं किया, कभी नहीं आते थे। अब हमारी पार्टी क्या कहूँ, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले अभी थी भी वो उनके करती तो आप लोग हमारी जाना पार्टी चाहते नहीं थे, कर पार्टी 22 मना कर साल। दी थी, पार्टी मना कर दी थी। नहीं, पार्टी की स्टैंड होती थी कि नहीं जाना है इस टॉपिक पे, कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मैं लगातार ये रहती थी, तो मुझे कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू हो, तुम बहुत अपने धर्म के लिए बोलती हो, जो मुझे लगता है कि हम जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, अगर हम उसी के लिए नहीं खड़े हो सकते तो हम कैसे सेक्युलर होंगे? सेक्युलर आदमी वही हो सकता है जो अपने धर्म के लिए खड़ा हो, तभी वो दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट कर सकता है। तो अपने हिंदू धर्म को गाली देके या हिंदू धर्म को नीचा दिखा के किसी और धर्म को ऊंचा दिखा के, मुझे नहीं लगता कि If you किसी don't mind, पार्टी को कौन, नहीं करनी किसकी सोच है ये कि धर्म की बात नहीं करनी? ये तो या तुमने obviously राम देखिए, मंदिर के हमारे- ऊपर सुंदरकांड क्यों किया? देखिए, जयराम जी हमारे कम्युनिकेशन के इंचार्ज है, तो हर चीज़ उन्हीं की सोच है। वो चिट्ठी भी उन्हीं की सोच है जो राम मंदिर के फंक्शन को लेकर आई थी। अब राहुल गांधी जी की सोच है या प्रियंका जी की सोच है, ये तो जयराम जी बेहतर बताएंगे, लेकिन है तो इन तीनों की सोच। और उसके बाद जब राम मंदिर, मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई और वो बहुत राम भक्त थी, जब राम जी को टेंट में रखा हुआ था तब भी वो दर्शन करके आई थी, तो उनकी आखिरी विश थी राम मंदिर जाना। तो मेरी मदर ने उसके बाद कहा कि वो जाना चाहती है, और मैं अपनी मदर को लेकर गई और जय श्री राम कहती हुई मेरी माँ की फोटो है, वीडियो है, जो मैंने बहुत अच्छे से रील्स और सब शेयर करी अच्छे से। शायद आपकी मदर कोई भगवान राम के किसी प्रोजेक्ट पे काम भी करती हैं क्या? ऐसा सही है? मेरी मदर एक फिल्म प्रोड्यूसर है और सीरियल वगैरह या कोई और प्रोजेक्ट? वो खुद, मेरी मदर राम जी के ऊपर एक मूवी बना रही है। वो सुना। और इसको राम अगर ऐसे बन गमन पथ समझें पे। कि क्या आपके अपने अनुभव के बाद ये माना जा सकता है कि अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, अपनी आस्था को लेकर जी। बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, तो कांग्रेस में सर्वाइवल जी, मुश्किल मेरी है? मदर ने, मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरी मदर राम वन गमन पथ के ऊपर पिक्चर बना रही थी।
जो राम जी पूरा चल के आए, जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने बनाने का काम किया, और उन्होंने भूपेश बघेल जी से मुलाकात भी करी कि सरकार को ये पिक्चर बनानी चाहिए, आप आइए हम शूट करेंगे। लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि हम राम जी के ऊपर पिक्चर नहीं बनाएंगे। हालांकि भूपेश बघेल जी आए, शूट करके गए और फिर मना कर दिया गया कि हम राम जी के ऊपर कोई पिक्चर नहीं बनाएंगे। तो वो पिक्चर अभी भी बन रही है, मेरी मदर बना रही हैं, और उसके ऊपर मेरे खुद के मदर के प्रोडक्शन हाउस से वो पिक्चर बन रही है, जिसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं। अगर इस चीज़ को समझें कि जैसे कि पहले मैंने आपको पूछा कि अगर आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस में सर्वाइवल मुश्किल है? सर्वाइवल है ही नहीं, क्योंकि जब मैंने राम मंदिर के दर्शन के छत्तीसगढ़ जाने से पहले वो वीडियोस और सब कुछ शेयर किए, तो तब मुझे फिर हड़काया गया। और मुझे आप देखिए मैं कितना कम जा रही हूँ डिबेट्स पे, इसीलिए और मुझे इसी वजह से डिबेट्स पे कम कर दिया रहा था, जिम्मेदारियां कम, और लगातार किसी ना किसी बात पे मुझे जलील किया बिकॉज आप राम मंदिर में मानती हैं, भगवान राम जी, क्योंकि और मैं अपने सोशल मीडिया पे, आप बताइए मुझे कौन, ठीक है दीपिंदर जी हो क्या है, पर वो राम मंदिर की मूर्ति के साथ तो उनकी कोई फोटो नहीं आई अंदर की, ऐसी कोई और दूसरे मंदिर की शायद फोटो है, वहाँ की तो अंदर की कोई फोटो नहीं है। और एक आध जो जने होके आए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको शायद सिंबॉलिक करना होगा। लेकिन आप जिस तरीके से मैंने वीडियो शेयर करे और मैं रोज डिबेट पे जाती हूँ, तो इससे नहीं तो इतनी आजादी नहीं आप लोगों की। हम पूछ रहे भाई प्रॉब्लम क्या है इसमें, बताओ तो। किससे पूछे? जयराम रमेश जी फोन कहाँ उठाते हैं? मेरे साथ इतनी बड़ी हादसा हो गया, उन्होंने फोन कहाँ उठाया? इतना बड़ा हादसा हो गया, मैंने मैसेज किया रात को 1:30 बजे, जो मैसेज किया अगले दिन 7 बजे सुबह उन्होंने पढ़ा, और दोपहर को मुझे कॉल किया। एक कॉल किया, मैं डॉक्टर पे थी तो मैंने मिस कर दिया, 10-15 मिनट बाद मैंने कॉल किया, फिर वो कॉल नहीं उठाया। फिर मेरे पास तब कॉल आया, वो भी धमकाने को, क्योंकि मैंने प्रियंका जी को ट्वीट कर दिया जब मुझे रिस्पांस कहीं से नहीं आया कि हाउ डेयर यू ट्वीट। Who did this? जयराम रमेश जी। टाइम कहाँ है? 24 घंटे वो अपने मोबाइल पे लगे होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल नहीं करते। ऑफ कोर्स मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करी गई, और मैंने पहली बार शायद ऊंची आवाज में किसी को जवाब दिया कि आप किस हक से मुझसे ये बात कर रहे हैं, एंड कहा कि यू शुड हैव वेटेड। मैंने कहा आज 3 दिन हो गए और उसको आज तक शोकॉज नोटिस नहीं भेजा गया। आप देखिए अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, उस आदमी को शोकॉज नोटिस नहीं दिया। फिर अगेन वही क्या नाम, आपने सॉरी क्या नाम बताया था? सुशील बोलिए, सुशील। वो सुशील कहलाने लायक नहीं है। लेकिन आपने बताया कि वो उसने आपसे आपने सारे रीजन एक्सप्लेन किए, और वहीं पे बात नहीं हुई। देखिए गाली गलौज हुई, गाली गलौज कर दिया मुझे कमरे में। गाली गलौज होने के बाद सौरभ जी, जब मैं चिल्लाई कि आप जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बुला के लाइए, तो उन्होंने ऐसे इशारा किया। 2 और प्रवक्ता थे कमरे के अंदर, और उन्होंने अंदर से कुंडी बंद कर ली। मैं अंदर 3 आदमियों के साथ, और कुंडी अंदर से बंद। ये करीबन 1 से 1.5 मिनट रहा होगा समय। अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हैं और पसीना छूट रहा है मेरे हाथ से। मतलब मैं उस समय किस चीज़ से गुजर रही थी कोई नहीं समझ सकता, शायद कोई महिला अगर जिस चीज़ से गुजरी हो। और मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों ये महिलाएं ऐसे इल्ज़ाम लगा के चली जाती है। पार्टी ऑफ कोर्स सुनती होगी, कैसे हो सकता है कि प्रियंका जी राहुल जी ना सुने। और मैंने कभी सोचा नहीं था जिसके पास इतना एक्सेस है उसकी नहीं सुनी जाएगी। आप सोचिए अगर मेरी नहीं सुनी गई तो एक छोटे कार्यकर्ता के साथ जब कुछ होता होगा वो अपनी आवाज़ कहाँ लेकर जाती होगी। जब मुझ जैसी लड़की जो प्रधानमंत्री की क्रिटिसिज्म करने से पहले नहीं डरती थी, वो उसको कहा जा रहा है चुप कर दो, तो आप सोचो कि एक छोटे कार्यकर्ता के साथ क्या होता है। अब मैं नाम लेके पूछता हूँ आपसे, बिकॉज मैं तो ये मानता था कि भाई बीइंग अ नेशनल स्पोक्सपर्सन आपकी पार्टी में टॉप लीडर से बात होती होगी। आपके आने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बातचीत होती है कि नहीं होती है। आई विल स्टार्ट जहां से बेसिक है, ठीक है। आप क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर थी, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल उनके आप उनसे मैंने उन्हें कॉल किया सौरभ जी, वही आप टॉकिंग टर्म्स में होंगी ना उनसे? जी बिल्कुल। वो हमारे को हर साल बेटी बना के बुलाते थे, तीजापोरा का इवेंट करते थे जहाँ पे लड़की को बेटी बुलाया जाता है। मैंने भूपेश बघेल जी को कॉल किया, जवाब नहीं आया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद उनका कॉल बैक आया, मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी, मेरा BPM 154 पे चली गई थी मेरी हार्ट बीट। मेरी घड़ी बिल्कुल फटने को हो रही थी, इतनी अलर्ट आ रहे थे। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी उस पूरे चीज़ के बाद। तो बघेल जी का वापस कॉल बैक आया, 3-3.25 मिनट मेरी उनसे बात हुई, मेरे पास सारा फ़ोन पे रिकॉर्ड है। एंड मैंने उनको पूरी चीज़ बताई, कहा भी कि आप मेरे परिवार को तक जानते हैं, आप मेरे चुनाव प्रचार में भी आए, आप सबको जानते हैं, मैं लगातार आपके पास आई हूँ, मेरी मदर वदर सबसे मिल रखे हैं आप जानते हैं मैं किस तरीके की फैमिली से आती हूँ, और मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई हुई है। और वो लगातार आपके नाम से मुझे विधानसभा के दौरान भी धमकाता था। जब मैं विधानसभा चुनाव के समय पे प्रभारी थी, तब सरकार थी, तब भी वो मुझे धमकाता था। क्या बोले? पूरी बात सुने। और मैंने उन्हें कहा कि सर मैं इतनी आहत हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आपका चुनाव था इसलिए मैं चुप रही, मैं आपको बार बार बोली नहीं और शिकायत नहीं लगाई। अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब मैं राजनीति छोड़ दूंगी।
तो उन्होंने कहा ऐसा है तुम राजनीति मत छोड़ो और तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। वाह, ये सीएम ने कहा का सोल्यूशन है। पूर्व सीएम उस इंसान ने मुझे ये कहा जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने छोड़ दिया, और आज पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें क्यों छोड़ा। आपसे कह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ छोड़ दो, तभी तो छत्तीसगढ़ की जनता ने ये भी जवाब उन्हें भूपेश छोड़ा। बघेल का था। इसके सचिन बाद पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया था मैंने, उनके पीए ने उठाया, उन्होंने पूरी बात सुनी, कहा हम सरगुजा जा रहे हैं, गाड़ी में है। तो मैंने कहा मुझे बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उन्होंने कुछ नहीं उनसे पूछा या क्या किया और मुझे कहा कि चुप हो जाओ, अभी चुनाव का समय है, इसको 7 तारीख तक पीए बस नहीं बोल निकालो। दिया उनके, जी, सचिन पायलट से क्योंकि बात ही नहीं हुई। वो तो बात करते ही कहाँ है, कहाँ बात कर सकते उन्हीं का हैं मैसेज मुझसे? रहा होगा ना सर। सचिन साथ में पायलट- गाड़ी में वही थे, ये तो अपने लेवल से बोल नहीं सकता वो प्रवक्ता। अगर प्रभारी हैं तो सब कुछ वो देखते हैं, फिर मीडिया भी सब कुछ वही और- सब कुछ और वही PA प्रभारी तो में सबके के हम अंदर उन्हीं के इतनी पास हिम्मत नहीं जाएंगे ना, हो मेन पर्सन स्टेट के नहीं तो वही हैं। मीडिया सब कुछ उनके अंडर आता है। सब कुछ उस आदमी को नोटिस भेजना भी उनके प्रेरोगेटिव उन्होंने है, आपसे उनके बात पास करना है। तक जरूरी नहीं समझा। और उसके बाद मीडिया में कह दिया, मुझे तो इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। Alright, third. और अगर उन्हें पता नहीं है ना सौरभ जी, आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, ऐसे आदमी को प्रभारी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तीसरा, अब मैं आपके मीडिया डिपार्टमेंट में आता हूँ। जयराम रमेश जी और पवन जी दोनों को कॉल किया, और मैं आप सबको ये बात भी बताना चाहूंगी कि इस पूरी पार्टी में राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी, भूपेश बघेल जी, किसी की भी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो एक महिला के लिए आवाज बन सके या उसकी बात सुन सके, सिवाय पवन खेड़ा जी के लिए, जिन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। और एक आदमी सिर्फ पूरी पार्टी में जिसने लगातार मुझे कॉल करके ये भी पूछते रहे कि मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, लेकिन उनकी कैपेसिटी में जितना था वो कर सके उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने आपका साथ दिया, उन्होंने मेरी बात सुनी और लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन जब उनके हाथ में ही नहीं है कि वो मुझे न्याय दे सके तो और कोई क्या कर सकता है। सुप्रिया श्रीनेत, हाँ, सुप्रिया श्रीनेत जी और अलका लांबा जी जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, उनका इस पूरे वाक्य पे एक बार मुझे कॉल नहीं आया, जो मुझे लगातार अच्छे से जानती हैं, मुझसे बात भी करती हैं, मुझे मैसेज पे भी बात होती है, वो मुझसे बात कर सकती थी, पूछ सकती थी कि क्या हुआ इतनी बड़ी चीज। उन्होंने वो जाने, पर एक चीज उन्होंने जरूर करी, जब मैंने अपना इस्तीफा दे दिया तो कल दोनों ने मुझे ट्विटर से अनफॉलो कर दिया। तो महिलाएं भी देखिए, क्या बोलूं। जयराम रमेश का आपने बता ही दिया जी, और उसके बाद पवन जी, मैंने जैसे आपको बताया, वो तो जब छत्तीसगढ़ आए अगले दिन तो वो मेरे से मिलने भी आए होटल पे, और उन्होंने इंश्योर किया कि मैं खाना खाई हूँ कि नहीं। ये बात है क्योंकि इंसानियत और हिम्मत ओनली अगर एक किसी आदमी पवन खेड़ा जिसने आपके साथ इंसानियत दिखाई आपके जी। लिए। और बचे टॉप 2 प्रियंका जी एंड राहुल मैंने जी, बहुत खड़गे मैसेज जी, करे, केसी मैंने वेणुगोपाल बहुत मैसेज जी। करे, मैंने अलंकार जी को, उनके कौशल नंबर जी हैं को, आप लोगों के पास? जी अलंकार जी को, कौशल जी को मैसेज किया मैंने, उन्हीं को करेंगे, उन्हीं इनको से तो हम जानते नहीं, व्यूअर्स के लिए बता उनके पीए उनके ऑफिस सब कुछ वही सब कुछ चलाते वही हैं। राहुल और गांधी। संदीप जी, संदीप राहुल सिंह जी का तो आपने नाम सुना होगा। यूपी तो वाले। सबको मैंने मैसेज किया क्योंकि हमें उन्हीं से बात करनी होती है अगर उन तक पहुंचना है, प्रियंका जी और राहुल जी तक। इन लोगों ने कभी, वैसे में इस केस पे नहीं, कभी पहले आपका इंटरेक्शन हुआ है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से राहुल जानते गांधी, हैं। प्रियंका गांधी, बिल्कुल, दे नो यू वेल। अब मैं AICC की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ 7 साल से, और अकेली लड़की हूँ इस डिपार्टमेंट में, तो आई एम श्योर वो मुझे जानते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ी हूँ दिल्ली से, वो मुझे जानते होंगे। मैं राष्ट्रीय सचिव रही हूँ यूथ कांग्रेस की, गुजरात की प्रभारी रही हूँ। पूरा सोशल मीडिया मैंने अपने खुद के पैसों से 1 साल चलाया यूथ कांग्रेस का। मुझे एक खाली कमरा दे दिया गया था यूथ कांग्रेस का, बिना मतलब जैसे एक कबूतर खाना होता है, बोला कि सब कुछ तुम इसमें करोगी, उसको सेटअप करने से लेकर 8 जनों की टीम मैंने खुद करी। तो कांग्रेस पार्टी में कैसे चर्चा चलती है कि वॉलंटियर्स पे संसाधन पार्टी से लेती नहीं है बल्कि खर्च करती है। और because एक लाइन से time पूछना, का ये आप हो रहा लड़की है। हो, लड़ सकती हो, ये नैरेटिव क्या आपको फर्जी लगता है प्रियंका गांधी का? पता है, अब ना मुझे रोना से ज्यादा हंसी आती है ये पढ़ के कि आप देखिए, लगातार प्रियंका चतुर्वेदी जी क्या हुआ उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गई थी, जब उनके साथ बदतमीजी हुई, छेड़छाड़ हुई, उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उस आदमी को टिकट दी गई, उसको रिवॉर्ड किया गया बदतमीजी करने का। उसके बाद एक लड़की थी जो इसी नारे की ब्रांड एम्बेसडर थी, अर्चना गौतम जी, एक दलित लड़की जिसने चुनाव लड़ा, और प्रियंका जी उसके खुद प्रचार में गई, तो ये कह नहीं सकती मैं अर्चना को जानती नहीं। उस अर्चना के साथ बदतमीजी और बदसलूकी संदीप सिंह ने वहीं छत्तीसगढ़ में करी, और वहीं खत्म नहीं हुआ। 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय में है, उसको पीटा गया। संदीप सिंह ने लोगों को भेजा, प्रियंका, और वो सब कहती थी कि प्रियंका गांधी जी के इशारे पर हो रहा। आज मैं समझ रही हूँ, अंकिता दत्ता ने IYC प्रेसिडेंट के खिलाफ कंप्लेंट करी तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। एक लड़की आप मुझे बता दीजिए जिसने न्याय मांगा हो, उसको न्याय आई मिला। विश राधिका जी हमारे पास और टाइम होता तो हम लोग और बात कर सकते थे, लेकिन पहले तो मोर पावर टू यू।
थैंक यू। आपने बिल्कुल खुलकर जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है इसके लिए। और देखिए एक अच्छी बात जो इन्होंने दिखाई वो ये कि इन्होंने पहले ही कोई हर चीज़ पब्लिक नहीं करी। जी। ये पार्टी में थी तो पार्टी में हर फोरम पर इन्होंने अपनी बात करने की कोशिश की। इसके बाद जब ये मजबूर हो गई कि कहीं कोई सुनवाई नहीं है, 6 दिन के बाद आपको जी। फिर आपको ये इस्तीफा बात दिया और publicly उसके कहनी बाद पड़ी। मैं फोरम पे आई। इस्तीफा देने तक मैं कुछ नहीं बोली थी। जब इस्तीफा दे दिया तो मैं उस घर का हिस्सा बहुत वेरी सैड अफेयर्स यही कह सकते हैं हम तो। और ये कांग्रेस पार्टी का हाल वो बता रही है। कोई भी पार्टी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोड़ दीजिए पार्टी या राजनीति ही क्यों, जहां महिला का सम्मान नहीं है, औरत का सम्मान नहीं है, वो जो आपके लिए ही लड़ रही है, जिसको आपने जिम्मेदारी दी है अपना अपना चेहरा बनाकर लड़ने के लिए, अगर उसी की सुनवाई नहीं है तो फिर किसकी सुनवाई हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आप ताकतवर रहिए, आप मजबूत रहिए। राम जी की कृपा है, बहुत मजबूती बहुत रहेगी। शुक्रिया राधिका, बहुत शुक्रिया। दीपक जी, देवेंद्र, शुक्रिया आपका।